नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए रुक करते हैं देवभूमि की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 6 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट बैठक में पर्यटन विकास के लिए औली विकास प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी गई है। पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी पर भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। उद्योग के सेवा क्षेत्र को लेकर भी पॉलिसी को मंजूरी मिल गई है। तो उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें 6 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। मुख्य तौर पर औली विकास प्राधिकरण के गठन को इस बैठक में मंजूरी मिली है। इसके साथ ही साथ पंप स्टोरेज प्लांट पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मुहर लगाया है। उद्योग के सेवा क्षेत्र की पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। तो कई अहम फैसले, जिनमें ये फैसले भी शामिल हैं और उन्हें मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने औली विकास प्राधिकरण का गठन करने का निर्णय लिया गया। ये टूरिज्म के नीचे जो पर्यटन वाला इनका 2013 का एक्ट है, उसके नीचे पर्यटन विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा और ये इसको स्कीइंग डेस्टिनेशन का प्लान जो है उसको इम्प्लीमेंट करेगा। अगला मत वित्त विभाग का था। उधम सिंह नगर में गैस आधारित पावर प्लांट हैं, उनके ऊपर जो फॉरेन से गैस आती है, जो लिक्विड फॉर्म में आती है, उसके ऊपर वैट नहीं है। और यूक्रेन की लड़ाई के बाद ये गैस काफ़ी महंगी हो गई है, इसलिए जो प्लांट बंद भी पड़े हुए हैं। और आज भारत में जो नेचुरल गैस है CNG, उसके ऊपर 20% टैक्स था। और ये कैबिनेट ने आज निर्णय लिया कि एक साथ भी वैट जो फॉरेन से आती है लिक्विफाइड गैस, उसी की तरह उसको भी निल किया जाए, ज़ीरो किया जाए, ताकि उत्तराखंड में हो सकता है कि इसके कम करने से ये वायबल हो जाए और ये प्लांट चलें और जो उत्तराखंड में बिजली की कमी है उसकी पूर्ति हो सके। देहरादून में आयोजित होने वाले इन्वेस्टर समिट से पहले मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण और आवास विभाग ने उत्तराखंड में कार्यरत बिल्डर और हाउसिंग प्रोजेक्ट स्वामियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी, सचिव मुख्यमंत्री आर मीनाक्षी सुंदरम, VC MDDA बंशीधर तिवारी मौजूद रहे। सीएम धामी ने आयोजन में अपने संबोधन में कहा कि उत्तराखंड में स्थापित उद्योग जगत को होने वाली इन्वेस्टर समिट में प्राथमिकता देना लक्ष्य है और आवास निर्माण में बहुत अधिक संभावनाएं मौजूद हैं। इस मौके पर कार्यक्रम में आए बिल्डर्स ने भी अपने सुझाव दिए। बिल्डर्स ने इस आयोजन के लिए सीएम धामी का आभार भी व्यक्त किया है। VC MDDA के मुताबिक अभी तक MDDA में ही 3500 करोड़ रुपए के प्रस्ताव आ चुके हैं। सीएम धामी ने बताया कि इन्वेस्टर समिट के लिए एक बड़ी कार्य योजना तैयार हो चुकी है, जिस पर काम हो रहा है। 17 अगस्त से ये क्रम शुरू किया हुआ है कि सभी प्रकार के जो समूह हैं, जो विभिन्न उद्योग समूह में, डेवलपर्स में, अन्य क्षेत्रों में जो भी काम करते हैं, उन सभी के साथ एक एक करके सबके साथ बैठक करें। आज जो डेवलपर समूह हैं उत्तराखंड के, उन सभी के साथ हमने आज संवाद किया है, बातचीत की है। उनके सबके सुझाव आए हैं। एक अच्छा उत्साहजनक माहौल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है और सभी लोगों ने कहीं ना कहीं इस बात की प्रतिबद्धता जरूर की है कि सब लोग बढ़ चढ़कर भाग लेंगे। कहीं ना कहीं सरकार को अगर उसमें कुछ आगे बढ़ना पड़ेगा, कोई नियम या कोई नीतियाँ इस प्रकार की बनानी है, तो वो भी हमने सबसे सुझाव मांगे हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपका प्रश्न जो है बिल्कुल जायज़ है। और चूँकि उत्तराखंड एक पर्यटन प्रदेश है और दिल्ली देहरादून हाईवे जब से ठीक बना है तब से पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। तो जो हमारे होटल हैं, मोटल हैं, रिजॉर्ट्स हैं या होम स्टे आप देखेंगे, उसमें बुकिंग या जिसको ऑक्यूपेंसी बोलते हैं, लगातार लगभग 100% बनी हुई है। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स यहाँ आए, उसके लिए बैठक आयोजित की गई थी और जो प्रथम सप्ताह में दिसंबर की आयोजित होनी है, उसके पहले हम लोग ये मशक्क़त कर रहे हैं कि उसके पहले काफ़ी प्रोजेक्ट्स ले आएँ।
इसके अलावा देखिए हमारी एक पार्किंग पॉलिसी भी आई है, जिसमें चूँकि टूरिस्ट बढ़ता है तो पार्किंग की भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग एक निजी उपयोगकर्ता के लिए पार्किंग पॉलिसी ले आए हैं। अभी तक आपने देखा होगा जो पार्किंग है वो सरकार या अथॉरिटी ही बनाती थी, अब निजी विकासकर्ता भी पार्किंग बना सकता है। तो उसमें उनको कई छूट हमने दी, एफआईआर में छूट दी है। इसके अलावा उनको उसमें कमर्शियल स्पेस भी बना सकते हैं, तो पार्किंग बनाने के लिए भी हम लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं सरकार को बधाई देना चाहूँगा इस पहल के लिए, और इस बार लग रहा है कि विगत वर्षों की भांति काम ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा प्लान तरीके से हो रहा है। उम्मीद ये कर रहे हैं कि सबसे हम सबको उत्तराखंडियों को बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे पूंजी निवेश आएगा तो यहाँ पे रोजगार बढ़ेगा, सरकार का राजस्व बढ़ेगा, और हम सब के लिए भी कहीं ना कहीं जब कोई बाहर से लोग आते हैं तो हमें भी अपना स्तर ऊपर उठाने में एक अवसर मिलता है, एक मौका मिलता है। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं अपने इस प्रदेश के युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का और आवास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक उत्तराखंड के लिए सार्थक प्रयास किया है। और आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं कि अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आएगा तो यहाँ के लोगों को रोजगार के माध्यम भी मिलेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री युवाओं से जुड़े हुए हैं। जब ये युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है तो आपने जब सिडकुल नया आया तो सिडकुल कूच का भी आयोजन किया, जिसके संयोजक हम लोग थे रुद्रपुर में। तो ये मुख्यमंत्री जी जड़ को जानते हैं, मतलब कहते हैं ना जैसे जमीन अर्थ से जुड़ा हुआ बंदा, तो वो वैसे मुख्यमंत्री, तो उनको पता है कि खाली बातें या हवाई बातें करने से नहीं होगा, उसको काम करने से होगा। 17 अगस्त से वहीं उत्तराखंड सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी तेज कर दी है। विभागवार कॉन्क्लेव आयोजित किए जा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट में राज्य सरकार का पहला विदेश दौरा 25 से 28 सितंबर को लंदन में होगा। इस दौरे में सीएम पुष्कर सिंह धामी, सचिव मुख्यमंत्री विनय शंकर पांडे, सचिव नियोजन मीनाक्षी सुंदरम, डीजी सूचना वंशीधर तिवारी जा रहे हैं। समिट की तैयारियों को लेकर सचिव सीएम मीनाक्षी सुंदरम से न्यूज 1 इंडिया के ब्यूरो चीफ सुदीप जैन ने खास बातचीत की है, ये आपको सुनवाते हैं। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की शुरुआत के पूर्व से क्रम में राज्य सरकार के अलग अलग कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ सचिव मुख्यमंत्री सुंदरम साहब भी हैं, आपके पास बड़े कई विभाग भी हैं, और इन्वेस्टर समिट को आप पहले दिन से आयोजन की शुरुआत से पहले इसकी प्लानिंग कर रहे हैं। सर, अलग अलग विभाग अपने अपने आयोजन कर रहे हैं समिट के लिए, अब आगे और क्या तैयारी है? एनर्जी सेक्टर पर भी आप लोग एक कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं। एनर्जी सेक्टर में यहाँ पर एक कॉन्क्लेव करने जा रहे हैं, जिसमें एनर्जी के जो अच्छे प्लेयर्स हैं हाइड्रो सेक्टर के और उसके साथ साथ सोलर सेक्टर के, वो बुलाए जाएंगे। उसमें सरकारी प्लेयर्स भी होंगे, निजी प्लेयर्स भी होंगे। और इसके अलावा जो रोड शोज़ करने जा रहे हैं, रोड शोज़ में एक रोड शो में एक फोकस सेक्टर लिया हुआ है। जैसे चेन्नई का जो रोड शो है वो उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य पर फोकस रहेगा। हैदराबाद के रोड शो में एनर्जी सेक्टर फोकस रहेगा, और मुंबई के रोड शो में फिल्म और मैन्युफैक्चरिंग फोकस रहेगा। अहमदाबाद में मैन्युफैक्चरिंग फोकस में रहेगा, और ऐसे ही चंडीगढ़ में रियल एस्टेट फोकस में हर सेक्टर में ध्यान देंगे, लेकिन एक सेक्टर जो प्रोमिनेंट होगा उस जगह के लिए। अभी ऐसे ही हम लोग जो इंटरनेशनल रोड शोज़ हैं उसको भी प्लान कर रहे हैं। सर, अगर इन्वेस्टर समिट की बात की जाए तो अब आगे की क्या तैयारी है? जैसे 14-15 को दिल्ली में कार्यक्रम है, इसके बाद विदेश के भी दौरे प्रस्तावित हैं, क्या क्या सर कार्यक्रम है? 14 को कट एंड रेसर होगी दिल्ली में। 15 को जो एम्बेसडर मीट था उसको डिफ़र कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे जो एम्बेसीज हैं वो G20 की वजह से बिज़ी रहे, उनके साथ हमारे संपर्क नहीं हो पाई। हमारे पास बहुत कम लोगों का कंफर्मेशन आया था, तो हमने रेगुलर मेल भेज दिया है। अब इसको हम बाद में करेंगे अक्टूबर या नवंबर में, और उसके बाद हमारी रोड शो शुरू होंगे। वो 25 से 30 तक इंटरनेशनल रोड शो का जो पहला स्थान है लंदन का शुरू होगा, और उसके बाद सितंबर में, और उसके बाद अक्टूबर के 3 तारीख हमारी प्रथम रोड शो जो डोमेस्टिक रोड शो है वो दिल्ली में होगा। इस तरीके से उसके बाद हम क्रमवार इसको करेंगे। सर, मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी विभाग अपने लैंड पार्सल या जो उनके पास उपलब्ध है निवेशकों को देने के लिए वो तैयार रखें, उसका एक ब्रोशर हो जो हम लोगों को दें। क्या सर वो तैयार हो चुका है, और अभी कितनी लैंड बैंक के रूप में पहाड़ से लेकर मैदान तक अवेलेबिलिटी है लैंड की? इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने लैंड बैंक की सारी डिटेल्स जो है एक बुकलेट के रूप में तैयार किया है। जब भी रोड शोज़ होंगे हम लोग उसको अवेलेबल कराएंगे। उसके साथ साथ हमारी जितने पॉलिसीज़ हैं उसके अलग अलग बुकलेट्स तैयार हो गए हैं, और हमारी इन्वेस्टेबल प्रोजेक्ट्स जो सेक्टर वार है वो भी तैयारी हो रही है।
तो आपके सचिव मुख्यमंत्री सुंदरम साहब जो लगातार इस इन्वेस्टर समिट को देख रहे हैं और हर छोटी बड़ी बारीक चीज़ पर निगाह है, इस बार इन्वेस्टर समिट में फोकस इस बात पर किया गया है कि जिस राजधानी या जिस क्षेत्र में रोड शो हो वहाँ जो चीज़ प्रमुख है उसको मुख्य रूप से टारगेट किया जाए और निवेशकों को उत्तराखंड के लिए आकर्षित किया जाए। कैमरा सहयोगी अंजीत के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट की शुरुआत। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ शिक्षा निदेशालय में विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन किया। 142 पीएम श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय का भी शिलान्यास किया गया। शिलान्यास समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत की माने तो इससे पहले राज्य में 11 जिलों में उत्तराखंड सरकार आवासीय छात्रावास चला रही है। अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री के साथ हुई बातचीत में शिक्षा के क्षेत्र में प्रदेश में बेहतर करने के लिए साथ ही साथ डेवलपमेंट करने की योजना बनाई जा रही है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ये उत्तराखंड दौरा IMA और NDA कैंडिडेट्स के लिए खुशखबरी लेकर आया है। शिक्षा मंत्री के दौरे के बाद ये भी साफ हो गया है कि इसी साल से IMA और NDA कैडेट पुरस्कार योजना के तहत 77 कैडेट को 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। भी बताते हुए आज गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमारा उत्तराखंड उन अग्रणी राज्यों में है जहां पर केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जितनी भी योजनाएं जो प्रारंभ की जाती हैं उन योजनाओं को जनहित में सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि उत्तराखंड राज्य में उनको क्रियान्वित किया जाए। पीएम श्री योजना इसका एक उदाहरण है। आज इसका शुभारंभ हो गया है। वर्तमान में हमारे राज्य में प्राथमिक स्तर से माध्यमिक स्तर तक कुल 141 स्कूल इस योजना के अंतर्गत विकसित किए जाने हैं, जिसके लिए भारत सरकार से जो धनराशि 72 करोड़ रुपए की है वह भी आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के मार्गदर्शन में हमको स्वीकृत हो गई है। मैं इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय शिक्षा मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूँ। यह भी बता अब उत्तराखंड में स्थित 117 मदरसों में भी संस्कृत की शिक्षा दी जाएगी। यह जानकारी खुद उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने दी है। उन्होंने कहा कि मदरसों में NCERT का पाठ्यक्रम लागू करने जा रहे हैं। इनमें अन्य विषयों के साथ संस्कृत की शिक्षा भी शामिल है। शादाब शम्स ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, अगर यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी। अब मुस्लिम समाज के लोग भी बदलाव चाहते हैं। मदरसों के अपग्रेडेशन से वे बहुत खुश हैं। देखिए, एक प्रश्न मुझसे पूछा गया कि आप अपने मॉडर्न मदरसों में NCERT का सिलेबस लागू कर रहे हैं। उसमें मैंने कहा था बिल्कुल हाँ, हम लागू कर रहे हैं। तो पत्रकार ने मुझसे पूछा कि NCERT के सिलेबस में संस्कृत भी है, तो क्या आप संस्कृत भी पढ़ाएंगे? हमने कहा बिल्कुल, हम अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। मेरे बच्चों को अब हर लैंग्वेज पढ़ने का अधिकार होगा। देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत भी पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? मैं ये मानता हूँ कि अब वक्त आ गया है बदलने का, और अब समाज भी बदलने के लिए पूरी तरह से तैयार। वहीं चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने अब लोकसभा स्तर की बैठकें करना शुरू कर दिया है, जिसमें बीजेपी का लक्ष्य उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों को जीतकर NDA को बड़ी बढ़त देना है। देहरादून में लोकसभा सीट को लेकर हुई इस बैठक में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे और उन्होंने भी पार्टी पदाधिकारियों को गुरुमंत्र दिया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि आज पीएम मोदी के नेतृत्व में देश ग्लोबल नेतृत्व की ओर आगे बढ़ रहा है और भारत का मॉडल ग्लोबल मॉडल बन चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किए जा रहे जनहित के कार्य जनता को पसंद आ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीट को जीतना पार्टी का लक्ष्य है, ताकि केंद्र में बीजेपी 300+ सीट जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि आगामी दिनों में किस प्रकार से मंडल के कार्यकर्ताओं को सक्रिय भूमिका अदा करनी है, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने कुछ सुझाव जरूर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी
अपने चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया है। संगठन की ताकत से ही भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक समूह बनी है। देश की लोकप्रिय प्रधानमंत्री, सबसे विश्वसनीय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में लोक कल्याण की हम लोगों ने नई मिसाल खड़ा किया है। वो नेतृत्व आज सिर्फ देश की अंदर सीमित नहीं रहा है, भारत की मॉडल आज ग्लोबल मॉडल बन चुका है। धर्मेंद्र प्रधान जी का ये विषय था कि भाई आगामी दिनों के अंदर लोकसभा चुनाव की दृष्टि से जो मूल कार्य का जो लोड है, मूल कार्य का जो कार्यक्रम का स्वरूप है वो मंडल स्तर पर ही केंद्रित होता है। इसलिए मंडल के कार्यकर्ताओं को भी 180 दिन प्रतिदिन सक्रिय रहना है, यह आह्वान उन्होंने किया है। और उसके लिए जन जागरण और ख़ास तौर पर जो बूथ हमारे कमज़ोर है उन बूथों पर कैसे हम उसको जीत सकते हैं। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात जो उनके माध्यम से आई है वो आई है कि भाई आखिरकार नव मतदाता बनाने का काम, इसको भी बहुत व्यापक रूप। वहीं हरिद्वार शहरी क्षेत्र में बाइक और स्कूटी चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर पुलिस के लिए सरदर्द बने शातिर वाहन चोर गैंग का कनखल थाना पुलिस ने भांडाफोड़ कर दिया है। मामले में पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तीनों आरोपी लक्सर के भकिमपुर गांव के रहने वाले हैं और इनमें से एक गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में बीएससी का छात्र है तो दूसरा 10वीं की पढ़ाई कर रहा है, जबकि गैंग की कमान 10वीं फेल संभाल रहा था। तीनों दोस्तों के कब्जे से 8 बाइक और 1 स्कूटी बरामद हुई है। एसएसपी अजय सिंह का कहना है कि 9 सितंबर को गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय कनखल निवासी आकाश कुमार की बाइक चोरी हो गई थी, जिसमें कनखल थाना अध्यक्ष नीतीश शर्मा के नेतृत्व में टीम का गठन कर घटनाओं के खुलासे को लेकर सीसीटीवी कैमरे को चेक किया गया तो अहम सुराग पुलिस के हाथ लगे। सोमवार को खोखरा तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी, तभी 3 संदिग्धों को रोककर पूछताछ की गई तो उनसे अपना जुर्म कबूल करवाया गया और उनकी निशानदेही पर अलग अलग जगह से चोरी की गई 8 मोटरसाइकिल और 1 स्कूटी को भी बरामद किया गया। कनखल थाना क्षेत्र में चेकिंग के दौरान 3 संदिग्ध युवकों को रोका गया था जो लक्सर के निवासी थे और इनसे पूछताछ में पता चला कि इनके द्वारा जो बाइक का इस्तेमाल किया जा रहा है वो चोरी की थी। इसके आधार पर उनसे जो थाने लाकर जब विस्तृत पूछताछ की गई तो पता चला कि लगातार ये कुछ महीनों से सक्रिय थे और शहर क्षेत्र में विभिन्न स्थानों से गाड़ियों को चोरी कर रहे थे और जो इनको बाद में ले जाकर अन्य जगह पर इसको बेचना था। इनके आधार पर पूछताछ के आधार पर निशानदेही पर इनसे 9 और गाड़ियाँ बरामद हुई, जिसमें 1 स्कूटी और 8 मोटरसाइकिल है। तो कुल 10 वाहन इनके द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों से शहर के चुराए गए थे। इस संबंध में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं मसूरी के भट्टाफॉल के होटल में 10 तारीख को हुए मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कपिल की मौत के घाट उतारने के बाद अन्य 2 लोग उसकी गाड़ी लेकर फरार हो गए थे। यह सुराग पुलिस के लिए बेहद अहम साबित हुआ और इसी के आधार पर सीसीटीवी से गाड़ी की तफ्तीश की गई, जिसके बाद दोनों आरोपियों को हरिद्वार से मृतक की गाड़ी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में पता चला कि दोनों ही आरोपी सगे भाई बहन हैं, जिनका नाम कुदरत और अब्दुल्ला बताया जा रहा है। कुदरत को कपिल 2 साल पहले दिल्ली में मिला था, जहां से दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हुआ था, लेकिन कपिल ने कुदरत को शादी करने से मना कर दिया, जिससे गुस्सा होकर कुदरत और उसके भाई अब्दुल्ला ने कपिल का खून कर दिया। सितंबर को ये भट्टा गांव में एक जो होम स्टे में जो मर्डर का कांड हुआ था, उसका हमने तत्समय में जब हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और निरीक्षण करने पर जितनी भी फुटेज वगैरह का हमने अवलोकन किया, उसके आधार पर जैसे जैसे हमको लीड मिलता गया और फाइनली जो है इसमें जो मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अब्दुल्ला, जो मूल रूप से पूर्णिया जनपद बिहार और का जो है बिसरिया जगह का रहने वाला है, लेकिन विगत का कुछ लगभग 1-1.5 दशक से दिल्ली में ही बाटला हाउस में रहते हैं और इसकी एक बहन है कुदरत। तो कुदरत की जो है बेसिकली इन दोनों को हमने अरेस्ट कर लिया है। सितंबर
चमोली में मंगलवार दोपहर थराली विकासखंड मुख्यालय के अटल आदर्श इंटर कॉलेज के मुख्य भवन का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर गिर गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी और बच्चे अपने घरों को जा चुके थे। घटना के बाद खंड शिक्षा अधिकारी मास्टर आदर्श और लोक निर्माण विभाग के अभियंता तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचे और भवन के क्षतिग्रस्त भाग का निरीक्षण किया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिगत विद्यालय परिसर को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है और विद्यालय भवन समेत परिसर के भूगर्भीय सर्वेक्षण कराने के लिए छात्र छात्राओं के पठन पाठन की व्यवस्था दूसरी जगह कराई गई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।